आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स के बारे में. सो वी विल बी डीलिंग विथ वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स. नाउ व्हाट इज दिस वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स? ये आपका क्या सिग्निफाई करता है, पहले ये समझते हैं. अगर आप इस पूरे हेडिंग को देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा? जस्ट इन अ लेमैन्स लैंग्वेज, बेसिकली क्रॉप्स ग्रो करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, दैट इज वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स. बिल्कुल सही. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि जब मैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स की बात करती हूँ तो क्या होता है, आप क्रॉप्स को सो करते हो, दैट इज आप बोते हो क्रॉप्स को, ठीक है, सीड्स को बेसिकली आप डालते हो, आप बोते हो, फिर उसके बाद उसकी कटाई करते हो, दैट इज आप हार्वेस्टिंग करते हो. तो इस पूरे जर्नी में, इस पूरे ड्यूरेशन में, जब आपके सीड से आपके क्रॉप्स बनते हैं, क्रॉप्स मैच्योर हो जाते हैं और जब उसकी कटाई का टाइम होता है, तो ये जो इस पूरे टाइम में जितना वाटर रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज बेसिकली द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स. अभी आपको बोलने की ज़रूरत तो है नहीं कि हर अलग अलग टाइप के क्रॉप्स का जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, पानी की जो ज़रूरतें हैं, वो अलग अलग होगी. ऑब्वियसली अगर राइस ग्रो करने के लिए मुझे जितना पानी रिक्वायर्ड है, उतना ही पानी मुझे वीट ग्रो करने के लिए नहीं है, या उतना ही पानी मुझे कॉटन ग्रो करने के लिए नहीं है. हर का एक अलग अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होता है, अलग क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होता है. इट्स नॉट कि आप बोल सकते हो नहीं, चाहे कोई भी क्रॉप ग्रो हो उसको तो बस इतना ही पानी की रिक्वायरमेंट होगी. नहीं, हर किसी का वाटर रिक्वायरमेंट का जो पार्ट है, क्वांटिटी है, वो अलग होगी. पहली चीज़. अब सेम क्रॉप का भी ऐसा होता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में अलग अलग जगह पे भी उसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो अलग होती है. तो आप ये भी जनरलाइज नहीं कर सकते कि चलो इस कोई भी एरिया में ग्रो करे, राइस का वाटर रिक्वायरमेंट इतना होगा, सर्टेन अमाउंट क्वांटिटी से एक्स. नहीं, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में सेम क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट भी चेंज होती है. तो आप चीज़ें जनरलाइज नहीं कर सकते. देन कम्स द क्वेश्चन, देन व्हाई इज देयर अ नीड कि आप जनरलाइज कर दो कि आप वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स फिर क्यों पढ़ रहे जब सबका अलग अलग है? क्योंकि अगर वाटर रिक्वायरमेंट सबका अलग अलग है भी तो हमको क्या प्रॉब्लम है? मुझे एक एरिया दिया जाएगा, मुझे बताया जाएगा क्वेश्चन में कि इतने पीरियड तक ये ग्रो कर रहा है, उसके हिसाब से मैं वाटर रिक्वायरमेंट या जो भी वेरियस पैरामीटर्स पूछे होंगे वो निकाल लूँगी. गेटिंग इट? सो इस टॉपिक के कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल्स पार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो पढ़ना पड़ेगा. बट बिफोर दैट आई वांटेड यू कि सिर्फ ये वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स को कितना वाटर चाहिए, सिर्फ इतने तक ही ये सीमित नहीं है. इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टिल हियर. यू हैव टू अंडरस्टैंड कब, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ सोइंग टू हार्वेस्टिंग. फाइन. सो यहाँ पर अब वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स में हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे, जिसमें पहली टर्मिनोलॉजी है हमारी क्रॉप पीरियड. अभी क्रॉप पीरियड क्या होता है ये समझो. देखो, पहले आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ को आप क्या करते हो, बोते हो, ठीक है, उसके बाद उसकी कटाई करते हो. तो उन दोनों के बीच का जो टाइम होता है, किसके बीच का? सोइंग एंड हार्वेस्टिंग. बोना मतलब सोइंग. सो ये अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये सोइंग है और ये हार्वेस्टिंग है, तो इस टाइम को आप बोलते हो क्रॉप पीरियड. ठीक है? टाइम फ्रॉम सोइंग ऑफ क्रॉप टू इट्स हार्वेस्टिंग, इनके बीच का जो आपको जो पूरा इंटरवल ऑफ टाइम है, दिस इज नोन एज योर क्रॉप पीरियड. अब जब मैं टाइम की बात कर रही हूँ, मैंने बोला ना आपको अभी टाइम, मतलब जब आप बोते हो और उसके बाद जब आप हार्वेस्ट करते हो, तो जो इन दोनों की प्रक्रिया के बीच में जो आपका जो टाइम है, ठीक है, उसको आप बोलते हो क्रॉप पीरियड. तो अब ये क्रॉप पीरियड कोई टाइम है तो ऑब्वियसली इसकी यूनिट होगी, या तो ये सेकेंड्स में होगा, मिनट्स में होगा, डेज में होगा, आवर्स में होगा.
तो क्रॉप पीरियड इज एक्सप्रेस्ड, यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डेज, क्योंकि ये किसी एक दिन का काम तो है नहीं, ये 24 घंटे का काम तो है नहीं. इट टेक्स अ डिफरेंट डेज, लाइक यू कैन से इट टेक्स एन नंबर ऑफ डेज फॉर डिफरेंट क्रॉप्स. हर क्रॉप का जो क्रॉप पीरियड होगा वो डिफरेंट होगा बेस्ड अपॉन कि उसकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है, सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ क्रॉप पीरियड के बारे में. इट इज द टाइम elapsed between sowing of crop and its harvesting, and it is usually expressed या generally expressed in days. Fine. Excuse me, sorry. Fine. तो ये बात हो गई किसकी? क्रॉप पीरियड की. नाउ क्रॉप पीरियड के साथ एक दूसरा टर्म भी आपको मिलेगा क्वेश्चंस में देखने को. कभी वो आपको क्रॉप पीरियड दिया रहेगा, कभी आपको बेस पीरियड दिया रहेगा. सो बेसिकली बेस पीरियड क्या होता है वो भी समझो. अब आप इन चीज़ों को अगर आपने प्रैक्टिकली देखा है, कहीं पर आपका खुद की खेती वगैरह है और आपने देखी है चीज़ें, इट्स गुड. बट अगर आपने नहीं देखा है तो भी आप चीज़ों को रिलेट कीजिए. क्या होता है, कभी कभी आप क्या करते हो, डायरेक्टली आप जो क्रॉप्स हैं, सीड्स हैं, उसको बोते नहीं हो. आप क्या करते हो, सीड्स को प्लग करते हो. ठीक है, उसको लूज करते हो सॉइल्स को. तो क्या होता है, आप सीड्स को बो करने से पहले भी वाटर रिक्वायर्ड होता है. क्यों? ताकि आपकी जब आप सीड्स को बो करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब आप उसको सो करोगे बेसिकली, तो क्या होगा, ज़्यादा आपको उपजाऊ बोल सकते हो, या बोल सकते हो ज़्यादा आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी. ठीक है, आपको ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप्स का जनरेशन होगा. तो उस केस में बेसिकली जब आप सोइंग से पहले आप पहली वाटरिंग करते हो, ठीक है, फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप. क्रॉप्स को बो करने से पहले, मतलब आप सो करने से पहले, सॉरी, क्रॉप्स को सो करने से पहले, ठीक है, उनको बोने से पहले, ठीक है, अगर आप सॉइल को लूज करते हो, उसको प्लग करते हो फील्ड को, बेसिकली PLOUGH विच वी कॉल, प्लफ करते हो फील्ड को, ठीक है, तो उस केस में आपको पहले भी पानी देना पड़ता है, पहले भी सिंचाई करनी पड़ती है, क्योंकि जब इरिगेशन बात करें तो क्या सिंचाई कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप और एंड लास्ट वाटरिंग, पहली बार आपने वाटर किया बोने से पहले, और हार्वेस्टिंग मतलब कटाई से पहले कि जो आखिरी पानी आप जब सींचोगे, ठीक है, आखिरी बार जो आप वाटरिंग प्रोवाइड करोगे, उस टाइम को आप बोलते हो क्रॉप पीरियड. मतलब फर्स्ट वाटरिंग से यहां तक लास्ट वाटरिंग. इसको आप बोलते हो क्या? बेस पीरियड. ठीक है, तो आप चाहते हो तो मैं इन दोनों को बना भी देती हूँ. रुको, इन दोनों को मैं साथ में अगर बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा. ये सोइंग, ये हार्वेस्टिंग. सो इसमें फर्स्ट वाटरिंग आप सोइंग से पहले कर रहे हो, तो ये कुछ यहाँ पर होगा फर्स्ट वाटरिंग, एंड लास्ट वाटरिंग कब? क्रॉप के हार्वेस्ट होने से पहले, कटाई होने से पहले, तो वो कुछ यहाँ होगा लास्ट वाटरिंग. तो ये जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है फ्रॉम फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग, दिस इज बेसिकली योर बेस पीरियड. इसको भी आप डेज में ही मेजर करते हो. फाइन, आप जनरली इसको डेज में ही एक्सप्रेस करते हो टू बी प्रिसाइज, एंड दिस इज योर क्रॉप पीरियड.
इसको आप बोलते हो क्रॉप पीरियड, दिस इज योर बेस पीरियड। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो मैंने आपको बता दिया बेस पीरियड क्या होता है, मैंने आपको बता दिया क्रॉप पीरियड क्या होता है, इफ यू वांट आई कैन राइट डाउन द डेफिनेशन आल्सो फॉर यू। सो मैं बेस पीरियड की पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ। बेस पीरियड इज द टोटल टाइम between the first watering done prior to sowing, before भी लिख सकते हो, before sowing of crop to the last watering, या बेसिकली यहाँ पे प्रायर लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा कैब है। सो इट इज़ द टोटल टाइम बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग डन प्रायर टू सोइंग ऑफ क्रॉप टू द लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग। इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो बेस पीरियड। शॉर्ट में बेस पीरियड को आप बी से डिनोट करते हो, ठीक है। तो बेस पीरियड अब जब भी आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में आए, सो यू शुड अंडरस्टैंड कि सोइंग से पहले और हार्वेस्टिंग से पहले, दोनों केस में जो सोइंग और हार्वेस्टिंग वर्ड है जो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं पूरे इरिगेशन में, जब भी आप वाटर रिक्वायरमेंट की बात करोगे तो क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपको यही बोलेगा, सोइंग ऑफ क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, और भी कुछ टर्म्स है जो कंसेक्यूटिव लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तब आप समझोगे कि और जो डिफरेंट टर्म्स है रिलेटेड टू सोइंग, हार्वेस्टिंग, वाटर रिक्वायरमेंट्स। बट अभी इस चीज़ों को समझो आप पहले, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड में क्या बड़ा है, बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड में, लेट अस से बेस पीरियड इज बी एंड क्रॉप पीरियड इज सी, दिस बेस पीरियड इज बी एंड क्रॉप पीरियड इज सी। तो इन दोनों में अगर मैं बात आपसे पूछूं कि क्या बड़ा है, सो इन दिस केस अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाए कि विच इज ग्रेटर, क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड, या व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बेस पीरियड एंड क्रॉप पीरियड, ग्रेटर, लेसर, इक्वल टू या नन ऑफ द अबव, तो आपको पता होना चाहिए कि जनरली क्रॉप पीरियड इज ग्रेटर देन बेस पीरियड। आई रिपीट अगेन, क्रॉप पीरियड इज ग्रेटर देन बेस पीरियड। इसमें स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया, उसके बाद भी आपको लगता है कि यार आपने क्या किया, सोइंग से पहले पानी प्रोवाइड किया, मतलब, और उसके बाद हार्वेस्टिंग से पहले लास्ट वाटरिंग किया आपने, ठीक है, लास्ट बार आपने पानी प्रोवाइड किया, इरिगेशन किया, तो ये जो आपका बेस पीरियड है वो ज़्यादा होगा। पर आप ये भूल रहे हो कि हार्वेस्टिंग इस पीरियड में भी तो पानी प्रोवाइड किया गया, ठीक है, दिस इज द लास्ट वाटरिंग विच इज़ डन। बट अगर मैं एक्चुअली बात करूँ तो जो क्रॉप पीरियड होता है विच इज़ द टाइम बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द बेस पीरियड। फाइन, सो मैं इसको लिख देती हूँ, क्रॉप पीरियड इज स्लाइटली ग्रेटर। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर है, स्लाइटली, थोड़ा डिफरेंस होता है। सो क्रॉप पीरियड इज स्लाइटली greater than the base period। तो अब क्वेश्चन आता है कि जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, कब बेस पीरियड को लेके सॉल्व करना है, कब क्रॉप पीरियड को लेके सॉल्व करना है। दैट इज वाई फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, या अगर मैं जनरलाइजेशन की बात करूं तो हम लोग क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड को सेम लेके चलते हैं। दैट इज क्रॉप पीरियड, फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस आप लिख सकते हो क्रॉप पीरियड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बेस पीरियड, ठीक है। तो अब जब भी क्वेश्चन में आपको ग्रोथ क्रॉप पीरियड आए, ठीक है, ग्रोथ पीरियड आए, बेस पीरियड आए, कुछ भी आए, इसका मतलब सब सेम होता है। बट अगर एक्चुअली आपसे पूछे कि व्हाट इज क्रॉप पीरियड एंड व्हाट इज बेस पीरियड, तो आपको पता होना चाहिए। वाइल फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस क्रॉप पीरियड
बेस पीरियड and growth period are same. तीनों सेम होते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो मैं आपको बोल रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है, तीनों अलग अलग हैं, राइट। सो अगर मैं क्रॉप पीरियड की बात करूँ तो सोइंग से हार्वेस्टिंग, वहीं अगर मैं बात करती हूँ बेस पीरियड की तो टोटल टाइम बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग डन प्रायर टू सोइंग ऑफ द क्रॉप, किस चीज़ के लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लैंड, सोइंग ऑफ द क्रॉप। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर आपको पता चलना चाहिए कि किस लिए, तो लैंड को प्रिपरेशन, ताकि आप अच्छे से क्रॉप को बो सको, for the preparation of land to the last watering before harvesting। तो ये बात हो गई किसकी, क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड की। अब जो दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आपको बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं और जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं फ्रॉम इरिगेशन चैप्टर, ठीक है, और बेसिकली फ्रॉम इरिगेशन सब्जेक्ट एंड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स चैप्टर, वो है ड्यूटी। अब ये ड्यूटी क्या होती है ये अच्छे से समझो। बेसिकली जब मैं ड्यूटी की बात करती हूँ, ड्यूटी अच्छे से इसलिए भी समझना है क्योंकि इसके ऊपर तो हम लोग क्वेश्चंस तो करेंगे ही ऑब्वियसली, बट इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि ड्यूटीज़ किस पे डिपेंड करती है, ड्यूटीज़ कब ज़्यादा होती है, कब ड्यूटीज़ कम होती है, ठीक है। सो ड्यूटी बेसिकली क्या होता है, ये एक रिलेशन बताता है किसके बीच, कि कितना एरिया ऑफ लैंड इरिगेट हुआ। आई रिपीट, ये एक रिलेशन बताता है बिटवीन कितना एरिया ऑफ लैंड इरिगेट हुआ एंड एरिया ऑफ लैंड इरिगेट हुआ, ये तो एक बात हुई, रिलेशन के लिए दो चीज़ें चाहिए, इसके साथ ही आपने उस एरिया ऑफ लैंड को इरिगेट करने के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई किया। सो मैं क्या बोल रही हूँ आपको फिर से समझो, ड्यूटी आपको रिलेशन बताता है कि कितना एरिया ऑफ लैंड आपने क्या किया, इरिगेट किया, बेस्ड ऑन कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई किया गया उस पे, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। जनरली अगर मैं बात करूँ ड्यूटी की, तो एरिया जो होता है लैंड का जो इरिगेशन हो रहा है वो होता है हेक्टर में, ठीक है, और जो आप वाटर सप्लाई किए उस एरिया ऑफ लैंड को इरिगेट करने में, दैट इज इन क्यूमैक, दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहां पर मैं लिख सकती हूं, is defined as the relation between the area of land irrigated and quantity of water needed to be supplied for growing the crop. Applied for crop. अब अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज दिस एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये तो मैंने जनरलाइजेशन बात की, बट अगर मैं ड्यूटी की बात करूं तो जनरली आप देखोगे क्वेश्चन में ड्यूटी आपको दी रहेगी हेक्टर्स पर क्यूमैक में, किस में दी रहेगी, हेक्टर पर क्यूमैक, मतलब पर 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का अगर पानी सप्लाई किया जा रहा है तो उसके कारण कितना एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टर्स इरिगेट होगा, दैट इज वाई द यूनिट इज हेक्टर पर क्यूमैक, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। सो इट इज यूजुअली expressed
as the area of the land irrigated in hectares and the quantity of water supplied in Qmax for growing of crop. तो बेसिकली ये क्या बताता है कि एरिया ऑफ लैंड जो आपने इरिगेट किया हेक्टर्स में और कितना आपने वो वाटर सप्लाई किया इन क्यूमैक्स फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप. अब वो क्रॉप कोई भी हो सकता है, सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट इज हेक्टर पर क्यूमैक. अब बारी आती है, ये तो मैंने ड्यूटी की बात की. नाउ मैं जो सेकेंड टर्मिनोलॉजी जो इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बात करने वाले हैं दैट इज डेल्टा. डेल्टा क्या बात करते हैं? डेल्टा होता है कितना डेप्थ ऑफ वाटर आपको सप्लाई करना है ओवर द इरिगेटेड लैंड. कितना डेप्थ ऑफ वाटर आपको इरिगेटेड लैंड में सप्लाई करना है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, उसको आप बोलते हो डेल्टा. फसल को आपको ग्रो करने के लिए कितना पानी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कितनी डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट है, दैट इज योर डेल्टा. सो मैं इसके बारे में लिख देती हूँ. इट इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर required by a crop over an irrigated land, and this is expressed in meter या centimeter. Depth obviously it is height, so you have to give the units of length. तो बेसिकली डेप्थ को आप मेजर करते हो इन मीटर्स और सेंटीमीटर्स. सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स और सेंटीमीटर्स. फाइन. नाउ ड्यूटी आपको समझ में आ गया, डेल्टा आपको समझ में आ गया. नाउ वी विल बी टॉकिंग रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा. क्योंकि देखो आप चीज़ों को अब रिलेट करना सीखो कि कैसे हमको इससे रिलेशन मिलने वाला है. एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, डेल्टा इज बेसिकली, अब हम पूरा डेल्टा तो लिखेंगे नहीं हर जगह, सो वी विल डिनोट इट बाय दिस. और अगर मैं ड्यूटी की बात करूँ सो वी विल डिनोट इट सिंपली बाय डी. सो दिस ड्यूटी इज डी एंड दिस डेल्टा इज दिस. फाइन. सो अब हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा के बारे में. सो relationship between duty and delta. Now ड्यूटी और डेल्टा के बीच में रिलेशनशिप समझते हैं. सपोज करो एक हमारे पास एरिया है ऑफ d हेक्टर्स. सपोज एन एरिया ऑफ d हेक्टर्स इज देयर, ठीक है, और इसमें जो आप क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट है वो है डेल्टा. क्या बोला मैंने आपको? सपोज d हेक्टर्स ऑफ लैंड है एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है डेल्टा. तो इस केस में अगर d हेक्टर्स का लैंड है और डेल्टा लेटर से मीटर्स में है, इतना क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, इतना डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना रिक्वायर्ड है? एक क्रॉप का इतना, लेट अस सपोज x मीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड.
तो पूरे d हेक्टर्स में कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, d इंटू डेल्टा. सो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर required for irrigation या for growing of crop लिख देती हूँ, for growing of crop. This is equal to D which is hectares में है और ये delta which is in meters. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 हेक्टर आपको पता ही ऑलरेडी कितना होता है 10 to the power 4 मीटर. तो यहाँ d हेक्टर की जगह मैं लिख सकती हूँ 10 raised to power 4 मीटर स्क्वायर इंटू डेल्टा मीटर. इस तरीके से मुझे टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब मिल गया कि कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप. नाउ सपोज अगर क्रॉप का बेस पीरियड है b, अ क्रॉप हैज़ बेस पीरियड b डेज और आप सप्लाई कर रहे हो पानी कितना, क्रॉप पीरियड बेस पीरियड अब हमारे लिए सेम हो गया है. ठीक है, कैलकुलेशन पर्पस में क्योंकि माइनर से आपका थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड में. सो फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस आई टोल्ड यू अर्लियर क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड सेम है. तो b डेज में अगर इसका बेस पीरियड है और 1 क्यूमैक ऑफ वाटर पर सेकेंड आप 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर सप्लाई कर रहे हो, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई किया, 1 सेकेंड में 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड 1 मीटर क्यूब पानी सप्लाई किया. तो b डेज में कितना करोगे, b को 1 क्यूमैक से मल्टीप्लाई कर दूंगी, सिंपल. सो टोटल वाटर सप्लाइड फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, ये कितना हो जाएगा, बेस पीरियड आपका किस में है, डेज में. सो b डेज इंटू 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड. बेटर है मैं हमेशा बोलती हूँ यूनिट्स को बाजू में लिखो. क्यों, देखो यहाँ पे बेस पीरियड डेज में है और जो आपका डिस्चार्ज है वो सेकेंड्स में. ठीक है, तो मैं इस डेज को भी सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ. सो व्हाट आई विल गेट, 1 day इज इक्वल टू 24 आवर इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स एंड दिस इज 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड और यहाँ पर भी एक आएगा सेकेंड. So what will happen, this second and second will get cancel out और यहाँ पर भी आपको मीटर क्यूब में क्या मिल जाएगा, quantity of water. So this is also volume, this is also volume for the same field. तो अब आप क्या कर सकते हो, दोनों को equate कर सकते हो. तो equate कर दो, 10 raised to power 4 delta is equal to b into 24 into 60 into 60. ठीक है, तो यहाँ से आप जब पूरा कैलकुलेशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका d भी होगा, here d is also there, fine, here d is also there. तो यहाँ से आपको मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 b by t, ये रिलेशन मिलेगा. ठीक है, दैट मीन्स जब आपका डेल्टा किस में है, मीटर्स में है, जब आपका बेस पीरियड किस में है, डेज में है, एंड जब आपका जो ड्यूटी है एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड, ठीक है, और कितना अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई किया गया जिसके बीच में रिलेशन बताता है ड्यूटी, जब आपका हेक्टेयर पर क्यूमैक में है तब इस रिलेशन को आप यूज़ कर सकते हो. अब इसमें क्या करेगा, आपको कोई भी 2 पैरामीटर्स दे देंगे, बेस पीरियड दे देगा, ड्यूटी दे देगा, आपसे डेल्टा पूछेगा, या डेल्टा दे देगा, बेस पीरियड दे देगा, ड्यूटी पूछेगा. तो ये कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में आपसे पूछ सकते हैं. पर इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये डेरिवेशन आपके लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. बट मैंने आपको ये डेरिवेशन इसलिए बताया ताकि आप ये समझो कि ये 8.64 b by d जब आप लेते हो तो डेल्टा को हमेशा आपको किस में लेना है, मीटर्स में, बेस पीरियड को डेज में और ड्यूटी को हेक्टर पर क्यूमैक में.
नहीं तो अगर आप बोलते 8.64 टर्म्स कहाँ से, अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देती, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि एक कन्वर्जन फैक्टर है। नाउ अगर क्वेश्चन में डेल्टा सेंटीमीटर में है तो आपको क्या करना है, तब डेल्टा उस केस में हो जाता 864 b/d। मीटर में था ना, सेंटीमीटर में होगा तो क्या होगा, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया। पर ये बात याद रखना एक चीज़ कि बेस पीरियड तो डेज में ही होगा और ड्यूटी हेक्टर पर क्यूमैक में ही होगी। पर आप स्टूडेंट्स क्या होते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम भूल जाते हैं कि 8.64 कब लेना है, 864 कब लेना है। तो एक ही काम करो ना, सिर्फ ये वाला फॉर्मूले की से प्रैक्टिस करो। आखिरी में जो आंसर आ रहा है, जो डेल्टा की वैल्यू आखिरी में आपकी आ रही है मीटर्स में, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, टेंशन ही खत्म, ठीक है। और अगर आपको ये वाला याद रखना है तो आप ये याद रखो, अगर आपसे मीटर में पूछे तो अब बाद में आप 100 से डिवाइड कर देना, कोई भी तरीके से आप याद कर सकते हो। बेटर है कि एक ही को लेते हुए चलो तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ 2 लाइन्स की कि कैसे लिया। सपोज an area of d hectares requires delta depth of water, then जो total quantity of water required for growing a crop ये हुआ। फिर if the base period of the crop, if the base period of the crop is B days and 1 cumac discharge is flowing over the land. So total water supplied आपने यहाँ से निकाल लिया। पर ये बात याद रखना, डेल्टा टोटल वाटर जो रिक्वायर्ड है डेप्थ ऑफ वाटर वो मीटर में होनी चाहिए, बेस पीरियड डेज में होना चाहिए, और ड्यूटी कितना एरिया ऑफ लैंड इरिगेट हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड, इट हैज़ टू बी इन हेक्टर पर क्यूमैक। इतना क्लियर है। नाउ ये तो मैंने बात कर ली किसकी, ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड। पर लेट अस सपोज अगर मुझसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि बताओ फॉर अ गिवन ड्यूटी गिवन बेस पीरियड गिवन डेल्टा कितना एरिया ऑफ लैंड इरिगेट हुआ, उल्टा सब चीज़ें दे दी और ये पूछा कि एरिया कितना इरिगेट हुआ। मुझे पता करना है कि अगर सपोज मैं कोई एरिया ऑफ लैंड खरीद रही हूँ नियर अ रिवर, प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेट करो, तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर पर सेकेंड इतना मीटर क्यूब ऑफ पानी आएगा, ठीक है, इतना ड्यूटी है, सर्टेन अमाउंट ऑफ बेस पीरियड है, तो जितना हेक्टर का मैं लैंड ले रही हूँ क्या मैं उस पूरे एरिया में फसल को बो पाऊँगी क्यों, पर या फिर ऐसा हो सकता है कि क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में वाटर सप्लाई नहीं होगा तो अ पार्ट ऑफ द लैंड, कुछ पोर्शन ऑफ द लैंड विच आई हैव परचेस्ड, सिर्फ उसमें इरिगेशन हो पाएगा। तो बेसिकली उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। I have to calculate the area। तो आप देखो एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया is calculated by Q into D। आप चाहो तो आप यूनिट्स भी देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। मीटर क्यूब पर सेकेंड और ये होता है हेक्टर पर, बेसिकली हेक्टर पर क्यूमैक बोलो या मीटर क्यूब पर सेकेंड बोलो। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्यूमैक है, यहाँ डिनोमिनेटर में क्यूबैक है, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ड्यूटी आपको किस में मिल जाए, सॉरी एरिया आपको किस में मिल जाएगा, हेक्टर में। सो एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड, बेसिकली अगर मैं हेक्टर्स में बात करूँ तो यहाँ पे ये होगा क्यूमैक में और ये होगा हेक्टर पर क्यूमैक में। क्यूमैक कैंसिल आउट हो जाएगा, एरिया आपको किस में मिल जाएगा, हेक्टर्स में। तो मैं अगर आप बात करो, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, एरिया में Q by D होगा, D by Q होगा कि Q into D होगा। तो अब सिंपल है ना, यहाँ से देख लो,
आपको पता है ड्यूटी क्या होता है, हेक्टर पर क्यूमैक, इतना आपको पता है तो समझ जाओ ना। ऊपर क्या होगा, एरिया होगा जो कि होगा हेक्टर में, और नीचे क्या होगा, डिस्चार्ज होगा इन क्यूमैक। तो बस ये पता है तो फिर आपसे ए पूछे, क्यू पूछे, कुछ भी पूछे आप निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बात कर लिया, मैंने बात कर लिया क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड, ड्यूटी, डेल्टा और इसके रिलेशनशिप के बारे में। अब मैं बात करती हूँ कि बेसिकली कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके ड्यूटी को अफेक्ट करते हैं।